वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि अब जो हम लोग एनाटॉमी और फिर एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे। एनाटॉमी में क्योंकि यूपी टीजीटी के दृष्टिकोण से जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ सिलेबस में है उसी को पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो शरीर रचना विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शरीर रचना विज्ञान होता क्या है, जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमको टीजीटी में मिलते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमने डिसाइड किया है, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं शरीर रचना विज्ञान क्या होता है। शरीर रचना को अंग्रेजी में एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है काटना। क्योंकि शरीर रचना का सबसे पहला ज्ञान काटे गए अंगों से प्राप्त हुआ था। शरीर रचना विज्ञान चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना तथा मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के आधारभूत ढांचे तथा उनकी रचना संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। मानव शरीर रचना विज्ञान में शरीर के विभिन्न भागों के तंत्रों की रचना का अध्ययन किया जाता है। इन तंत्रों में कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कोशिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतरास्रावी ग्रंथि आदि का अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार मानव शरीर रचना विज्ञान में हमारे शरीर का फॉर्मेशन किस किन चीज़ों से मिल करके हुआ है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। इन शब्दावलियों को हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है, इसको हम देखते हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? एक कोशिका का अध्ययन होता है। तो एक क्वेश्चन दे देगा, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो तमाम इसमें जो है विकल्प दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद होता है मायोलॉजी। मायोलॉजी में के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं, गुर्दे में पाए जाते हैं। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत नेफ्रॉन, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। आगे है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब ये हृदय से संबंधित है, तो इसलिए कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। आर्थोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में कई बार पूछा भी गया है। आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्थो का मतलब सभी लोग देखते होंगे, अस्पताल में जाते हैं वहाँ भी आर्थो विभाग होता है, तो लोग आर्थो का मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ हड्डी, बोन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि आर्थोलॉजी के अंतर्गत संधियों का अध्ययन, जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है। जहाँ दो बोन जुड़ती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है आर्थोलॉजी के अंतर्गत। और जो बोन्स का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होगा और आर्थोलॉजी में संधियों का, जॉइंट्स का अध्ययन होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें बच्चे बच जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। आर्थोलॉजी संधियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। उसके बाद में हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ऊतक का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी जो होता है सीरम, रक्त का सीरम या प्लाज्मा का अध्ययन, सेरोलॉजी कहलाता है। क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी में हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जो भी इसमें टर्म बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इसको आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इससे पक्का है, आता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग शरीर रचना विज्ञान से संबंधित शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं, क्योंकि अगर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले कुछ इन टर्मों को हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म याद रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा बार बार यूज होते हैं। एनाटॉमी पढ़ने में बार बार ये टर्म यूज होते हैं, इसलिए इन टर्मों को हम लोग पहले ही देख लेते हैं क्या होता है ये टर्म। जैसे होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? मनुष्य की खड़ी स्थिति, दोनों बाँह लटकी हुई, दोनों हाथ की हथेलियाँ सामने की ओर, सिर तना हुआ, कंधे खींचे हुए, सीना तना हुआ और आंखें सामने की ओर।
तो ये स्थिति देखते हैं तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है शरीर की। तो एनाटॉमिकल पोजीशन मालूम हो गया। उसके बाद में देखते हैं पूर्ण शरीर की एनाटॉमिकल स्थिति में सामने और पीछे की स्थिति को क्या बोलते हैं। और एनाटॉमिकल स्थिति में अगर कोई शरीर है तो उसमें आगे वाले भाग को क्या बोलेंगे और पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे। तो आगे वाले भाग को बोलते हैं अग्रवर्ती, एंटीरियर। इसमें जो हिंदी टर्म दिया गया है, हिंदी और अंग्रेजी, मेन इसमें अंग्रेजी को आपको याद रखना है क्योंकि एंटीरियर का मतलब होता है अग्रवर्ती। और जो क्वेश्चन में आता है अक्सर इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में लिख देता है, एंटीरियर ही लिख देगा हिंदी में। तो जो अंग्रेजी है इसको मेन रूप से हमको अंग्रेजी को ध्यान देना होगा। एंटीरियर का मतलब आगे, शरीर के सामने की स्थिति को क्या बोलते हैं, सामने वाले भाग को हम बोलते हैं एंटीरियर भाग। पश्चवर्ती मतलब पोस्टेरियर, शरीर के पीछे या पीठ वाला भाग जो होता है वो पोस्टेरियर भाग होगा। तो एंटीरियर आगे वाला भाग, पोस्टेरियर पीछे वाला भाग। उसके बाद हाथ के लिए स्थिति, हाथ के लिए भी कुछ स्थिति बनेगी। हाथ के लिए स्थिति क्या है, करतल या पाल्मर, हाथ की हथेली के सामने का भाग। अगर हाथ की हथेली आप आगे इसे फैलाएं और सामने वाला भाग, पाम वाला भाग, पाल्मर का मतलब पाम, पाम माने हथेली, तो ये पाल्मर वाला भाग जो होगा ये हाथ की हथेली के सामने वाला भाग हो जाएगा पाल्मर। उसी प्रकार इसके विपरीत, पाम के विपरीत जो होगा उसको अभिपृष्ठ बोलेंगे और इंग्लिश में इसी को डॉर्सल बोलेंगे। हाथ की हथेली के पीछे वाले भाग को डॉर्सल बोला जाता है, आगे वाले भाग को, पाम वाले भाग को पाल्मर और पीछे वाले भाग को डॉर्सल। इसी प्रकार पैर के लिए भी कुछ स्थिति बनती है। पादतल, पादतल को बोलते हैं प्लांटर, पैर के तालू वाला भाग, पैर का जो तालू वाला भाग होता है इसको प्लांटर बोलते हैं। इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा प्लांटर और पाल्मर में। पाम मतलब हथेली, हथेली वाला है तो उसको पाल्मर बोला जाएगा, लेकिन अगर पाद तल है तो उसमें वो हम बोलेंगे प्लांटर। पैर के तालू वाला भाग को प्लांटर और उसके विपरीत भाग को डॉर्सल बोलेंगे, पैर के तालू के विपरीत वाले भाग को डॉर्सल। यहाँ एक नोट है, शरीर के बाहर वाले भाग के लिए अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शरीर रचना विज्ञान के भीतरी अंगों के लिए इसके ही पर्यायवाची शब्द क्रमशः पृष्ठीय, डॉर्सल। यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। तो जैसे शरीर की बाहरी वाली स्थिति हमको मालूम हो गया, एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी बॉडी खड़ी हुई है, तो इसको हम अग्रवर्ती आगे वाले भाग को, अग्रवर्ती पीछे वाले भाग को पोस्टेरियर बोलते हैं, आगे वाले को एंटीरियर बोलते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई पोजीशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग शरीर के अंदर हृदय है और हृदय के आगे जो भी शरीर के अंदर वाला भाग है उसमें अगर देखें तो स्टर्नम जो होता है, हड्डी होती है सीने की, तो हृदय के सापेक्ष स्टर्नम को अगर देखेंगे तो स्टर्नम जो होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं। वेंट्रल मतलब अभ्युदरीय जैसे, ठीक। और उसी प्रकार अगर स्टर्नम के सापेक्ष हृदय को देखा जाए तो वो कैसे पोजीशन में होगा, डॉर्सल पोजीशन में होगा। तो इसको यहाँ ध्यान देने वाली बात, शरीर के अंदर की स्थिति की अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वेंट्रल और डॉर्सल का उपयोग हम करते हैं। वेंट्रल का मतलब आगे वाला भाग, शरीर के अंदर में किसी भी ऑर्गन्स के आगे वाले भाग को वेंट्रल बोलते हैं और उसके पीछे वाले भाग को डॉर्सल बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, शारीरिक अंग धड़ के ऊपर या नीचे की स्थिति को इंगित करने के लिए ऊर्ध्व सुपीरियर, शरीर के ऊपरी भाग सिर से हृदय की तरफ लेकर आने वाला महाशिरा को ऊर्ध्व महाशिरा। हम लोग देखते हैं जब हम लोग हृदय का अध्ययन करेंगे और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे तब हम देखते हैं कि उसमें सुपेरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा। इसका मतलब क्या हुआ, मस्तिष्क से हृदय की तरफ आने वाले रक्त को या लाने वाले रक्त के शिरा को ऊर्ध्व महाशिरा बोला जाता है, सुपीरियर वेना केवा।
इसी प्रकार शरीर के निचले भाग पैर की ओर से रक्त को हृदय की तरफ लाने वाली महाशिरा को इन्फीरियर वेना केवा बोला जाता है। तो ये दो टर्म हम याद रखेंगे। ऊर्ध्व सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, ये मस्तिष्क से हृदय की ओर लाती है ब्लड को, और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है पैर या नीचे वाले पार्ट से जो है ब्लड को ले जाती है हृदय की तरफ। ये जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं इनको आप इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, हिंदी टर्म बहुत कम होता है, और हिंदी टर्म को याद करना भी कठिन होता है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी भुजा, बांह या पैर के मूल अथवा किसी बिंदु के पास स्थित किसी रचना के लिए। अब देखा जाए समीपस्थ यूज होता है, समीपस्थ प्रोक्सिमल, भुजा के किसी बिंदु के पास स्थित की रचना के लिए। मान लीजिए हमारी भुजा है और हम इसमें देखते हैं कि यहाँ हमारा जो जॉइंट्स है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो इसके पास जो स्थिति है तो इसको हम प्रोक्सिमल बोलेंगे। इसके पास के स्थित के जो अंग हैं वो प्रोक्सिमल, समीपस्थ, इसके समीप जो स्थित अंग होंगे प्रोक्सिमल कहेंगे। उसी प्रकार देखा जाए तो इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जो डिजिटल का मतलब जो दूर अंग है, इससे जैसे हमारा पाम हथेली हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, दूर है, तो ये डिजिटल बोलेंगे इसके दूरस्थ अंग, दूरस्थ रचना के लिए। इसी प्रकार मध्यवर्ती तल के लिए मीडियल प्लेन, शरीर के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, मीडियल प्लेन का मतलब होता है शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है जो शरीर को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं दो बराबर भागों में बांटती है, ये मध्यवर्ती तल कहलाती है। उसके बाद पार्श्विक तल होता है, शरीर के दाएं और बाएं की तरफ पार्श्विक तल कहलाता है। आगे है अधः इन्फीरियर, दो हड्डियों के जोड़ का निचला भाग, जैसे इन्फीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट्स। अब देखा जाए जहाँ पे जॉइंट्स होता है, दो बोन जुड़ रही हैं, तो उनके जुड़ने के नीचे वाले स्थान को बोलते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब निचला, वही निम्न। और सुपीरियर, दो हड्डियों के जोड़ का ऊपरी भाग, जैसे सुपीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट। दो बोन्स जहाँ जुड़ रही हैं उसके ऊपरी भाग को हम बोलते हैं सुपीरियर टिबिया और सुपीरियर जॉइंट्स, सुपीरियर, और उसके निचले वाले भाग को इन्फीरियर बोलते हैं। आगे है सममिति। सममिति क्या होता है, सिमेट्रिकल, शरीर के जो अंग दाएं और बाएं दोनों ओर समान रूप से होते हैं उन्हें सममित कहते हैं। जैसे दायां और बायां कान, दायां और बायां आँख, दायां और बायां गुर्दा। इस प्रकार अगर हम अपने बॉडी को सीधे सीधे डिवाइड करते हैं मीडियल प्लेन में, तो क्या होता है, ये दोनों साइड में बराबर भागों में बांटता है, तो इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल। एक होता है असममित, एसिमेट्रिकल, शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो शरीर के एक ही तरफ दाएं या बाएं स्थित होते हैं, जैसे प्लिया हो गया, अग्नाशय हो गया। अगर हम अपने बॉडी को बीच से पूरा ऐसे काटा जाए तो इसमें क्या होगा, एकृत एक साइड होगा, एकृत क्यों दाएं साइड होता है तो दाएं साइड हो जाएगा, अग्नाशय बाएं साइड होता है बाएं साइड रहेगा, प्लिया स्प्लीन हो गया। तो इस प्रकार ये असममित बोलते हैं इनको। तो जो भी टर्म बताया गया है आप इस टर्म को याद रखेंगे, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं इसमें क्वेश्चन बनता है और ये बनेगा भी। और ये जो शब्द यूज हुए हैं इसमें, इन सबको हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ स्थिति जो बनती है, यहाँ पे एक फिगर हमने अटैच किया है इससे, इसको आप लोग ध्यान देंगे। सुपीरियर, इन्फीरियर, ऊपरी वाले भाग को सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, डॉर्सल। तो इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया है और इसका एक इमेज हमने इसमें अटैच किया है, इसको आप देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करेंगे।